तक की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनावी बॉन्ड पर आ चुका है। गुमनाम बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, ये कहना है देश की सर्वोच्च अदालत का। जनता को दलों की फंडिंग की जानकारी होनी चाहिए, बॉन्ड को ऐसी प्राइवेसी नहीं दी जा सकती है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी टिप्पणी और साथ में फैसला लिया गया है, बॉन्ड को ऐसी प्राइवेसी नहीं दी जा सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड को। क्या कुछ और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जी पीयूष, बताइए। 5 जजों की संविधान पीठ ने अभी फैसला देना शुरू किया है इस मामले में। 2 इस पर राय हैं जो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, और सीधे तौर पर सीजीआई ने ये कहा है कि आर्टिकल 19(1)(a) का ये उल्लंघन है, क्योंकि अभिव्यक्ति की सूचना का जो अधिकार है वो जनता के पास होना चाहिए, और अप्रत्याशित जो इलेक्टोरल बॉन्ड को छूट दी गई है, खास तौर पर सिर्फ एजेंसियों को जानकारी मिलेगी, ये नहीं दी जा सकती है सीधे तौर पर। ये सीजीआई का कहना है और वो फैसला अभी इस मामले में पढ़ रहे हैं। हकीकत ये है कि सरकार ने इस मामले में कहा था कि काले धन के मद्देनजर ये पॉलिसी लाई गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ किया है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जनता के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सूचना के अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि इस मामले में अगर कोई राजनीतिक फंडिंग होती है तो वो जनता के द्वारा ही होती है। ऐसे में जनता को जानकारी हासिल करने का अधिकार है, जनता को जानकारी हासिल करने का अधिकार है, यानी आप आरटीआई का उल्लंघन नहीं कर सकते, राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये अदालत की एक सोच नजर आ रही है पीयूष, यानी इसका सीधा मतलब ये है कि अदालत इस पक्ष में है कि जनता को पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा किस शख्स ने दिया, अगर वो पता करना चाहे तो। देखिए, अहम बात यह है कि सीजीआई ने ये साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों को जो फंडिंग की जाती है, अगर उस पर कोई सीक्रेसी किसी व्यवस्था पर लगाई जाती है तो वो सीधे तौर पर जनता को जो अधिकार सरकार की ओर से जो बिल ला करके दिया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फैसला दिया कि राजनीतिक दलों को जो फंडिंग की जाती है उसको जानने का अधिकार जनता को है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अम्ब्रेला सीक्रेसी बोला है, यानी कि अप्रत्याशित जो सीक्रेसी है उसको लेकर के उसको चाहिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का संकेत ये है। और अभी सीजीआई इस मामले में फैसला पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा निष्कर्ष है, दूसरी राय है, वो भी पढ़ी जाएगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आपके सामने होगा। तो अभी फैसला आ रहा है, जैसा कि पीयूष बता रहे हैं, लगातार फैसला पढ़ा जा रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच जो है वो फैसला पढ़ रही है और धीरे धीरे फैसला। लेकिन पीयूष, एक बात बहुत अहम जो कही गई है, जो इनिशियल कमेंट्स है इनिशियल फैसले में, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a) को इसका उल्लंघन बताया गया है, क्योंकि एनोनिमस या फिर गुमनाम बॉन्ड के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाए। इस पर क्या टिप्पणी की है विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान इस मामले में आंखें बंद करके नहीं रह सकता है, क्योंकि जनता को एक अधिकार सरकार की ओर से ही दिया गया, और दूसरी तरफ उस अधिकार पर अतिक्रमण कर दिया गया एक व्यवस्था ला करके। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, और इस पर पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी दिया था जो 9 जजेस बेंच का था, और उस 9 जजेस बेंच ने सीधे तौर पर कहा था कि आरटीआई के मामले में अगर कोई राजनीतिक फंडिंग है और उस पर आरटीआई की जाती है तो उस पर जानकारी देना अनिवार्य है, और सरकार को ये जानकारी देनी होती है। ऐसी स्थिति में जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष सारी है इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं और लोग जो है राजनीतिक चंदा देते हैं, लेकिन उनकी जानकारी हासिल नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, इवन दो कि आप अगर किसी शिकायत नहीं करते किसी एजेंसी से, और एजेंसियों को ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि फंडिंग कौन कर रहा है ये सारी जानकारी सरकार के पास होती है, लेकिन आम जनता के पास नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का कुल मकसद ये है कि काले धन के लिए आप ये व्यवस्था लाएं, ठीक है, लेकिन यानी दलों की फंडिंग की जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की ये टिप्पणी, जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अप्रत्याशित प्राइवेसी नहीं दी जा सकती, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है पीयूष। यानी कुल मिलाकर
मुमकिन है कि जो फैसला होने वाला है उसके बाद आम जनता अगर यह जानना चाहे कि किस राजनीतिक दल को कौन कितना चंदा दे रहा है तो उसे यह जानकारी हासिल हो सके। फिलहाल हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो जजेस हैं उन्होंने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच है और जो बड़ी टिप्पणियां सामने आई हैं उनके बारे में पीयूष पांडे हमें बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां जो हैं वो आप देख लीजिए। गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग अब इसे कैसे लेगा, ये देखने वाली बात है। गुमनाम चुनावी बॉन्ड अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन बताया गया है। राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी लोगों को होनी चाहिए, यानी आम लोगों को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना चंदा दिया। बहुत बड़ी टिप्पणी है समीर, इसमें यह भी कहा गया है कि जनता को जानने का ये अधिकार है, राइट है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है, किसके जरिए आता है। गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। जो गुमनाम होते हैं, एनोनिमस, यानी पता नहीं होता कि किसने चंदा दिया है या क्या चुनावी बॉन्ड के तहत किसके जरिए पैसा आ रहा है। बिल्कुल, सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया है गुमनाम चुनावी बॉन्ड को, यानी जिसमें यह नहीं पता होता कि आखिर ये चंदा किसने दिया है। आप किसी भी बैंक से यानी एसबीआई से जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा सकते हैं और फिर वो फंड किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं। अभी तक की जो टिप्पणियां हैं सीजीआई की, देश के मुख्य न्यायाधीश की पीयूष, वो क्या बता रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं? देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये स्पष्ट कर चुका है, अपना संकेत दे चुका है कि सरकार व्यवस्था लेकर आई वो ठीक है, लेकिन उस पर अप्रत्याशित जो सीक्रेसी लगाई गई, जो व्यवस्था की गई, उसमें एक तरह से जनता के अधिकार को अतिक्रमण कर दिया गया, वो ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को ये निर्देश दे सकता है कि सरकार इस मामले में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको अलाउ करे और कानून में बदलाव करे, और या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर रूलिंग दे करके स्वयं बदलाव कर सकता है। और अहम बात यह है कि अब तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति को सूचना के अधिकार के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हासिल करने का बिल्कुल पीयूष, और जानकारी ये मिल रही है कि इस मामले में फैसला आ चुका है। थोड़ी देर में इस बड़े फैसले की हर डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको देगा। कुल मिलाकर ये टिप्पणी बड़ी है अदालत की, जिसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अप्रत्याशित प्राइवेसी नहीं दी जा सकती और सरकार से पूछना यह जनता का कर्तव्य है। दलों की फंडिंग की जानकारी लोगों को होनी ही चाहिए। काले धन पर अंकुश के लिए आरटीआई का उल्लंघन उचित नहीं ठहराया जा सकता, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में। जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू किया, फैसला आ चुका है और थोड़ी देर में पूरी डिटेल इस फैसले की हमारे पास होगी। पीयूष, कुछ और पता चल पाया? पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि इस मामले में एसबीआई के पास अगर कोई आरटीआई आती है तो उसे ये सूचना सार्वजनिक करनी होगी कि किस राजनीतिक दल को किसने चंदा दिया है और कितना चंदा दिया है। यानी कि सूचना के अधिकार पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नकारते हुए ये फैसला दिया है कि अब आरटीआई के जरिए। तो लगातार जानकारी पीयूष पांडे हम तक पहुंचा रहे हैं। फैसला अभी पढ़ा जा रहा है और पूरी तरह से इसमें कहा गया है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आरटीआई को उसका उल्लंघन हो या उसका वायलेट किया जाए। इसमें जनता को पूरा अधिकार है पैसे का सोर्स जानने का, कि पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहां से आ रहा है, चंदा कहां से आ रहा है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत बड़ा फैसला है। जनता को पैसे का स्रोत, देखिए सोर्स जानने का पूरा अधिकार है कि ये सोर्स कहां से आ रहा है, क्योंकि आईटी एक्ट में संशोधन जो है वो असंवैधानिक है। ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ये भी कहा गया कि जो ये बॉन्ड स्कीम है, ये बॉन्ड स्कीम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, उसके तहत एक और बड़ी बात ये, चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है। कि बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चुनावी बॉन्ड जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, जो कि स्कीम चलाई जाती है जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा आता है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी के साथ फैसला सुनाया है, ये असंवैधानिक है चुनावी बॉन्ड।
ये बहुत बड़ा फैसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इससे पहले जैसा कि हमें पीयूष पांडे बता रहे थे कि आरटीआई के दायरे में इसे लाने की कोशिश भी की गई, यानी एसबीआई के जरिए अगर कोई शख्स इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाता है और एसबीआई में कोई आरटीआई डालकर यह पूछने की कोशिश करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने बनवाया तो नाम बताना होगा, यह टिप्पणी की गई थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यह इस वक्त का बहुत बड़ा फैसला है। जी पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पीयूष के पास चलेंगे। लेकिन 2018 में दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नोटिफाई की गई थी सरकार की तरफ से, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा आता है, पैसा आता है, चाहे वो कैश के जरिए आता है या फिर कुछ लोग बैंक के जरिए भी कराते हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस योजना को ही, इस स्कीम पर ही रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों की बेंच जो कि फैसला सुना रही है, ये बहुत बड़ा फैसला है। चुनावी बॉन्ड या फिर इसे इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहा जाता है, इस योजना पर ही रोक लगा दी गई है। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है, यानी असंवैधानिक बताया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से, जिसके तहत पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, वो जब चुनाव के लिए जाते हैं तो चंदा रेज किया जाता है और मांग भी की जाती है। इसके अलावा ये भी होता है कि पार्टियां भी चंदा देती हैं, जॉइंटली या इंडिविजुअल की तरफ से भी पैसा आता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, चुनावी बॉन्ड स्कीम है और इसके तहत इस योजना को ही रोक दिया गया है, रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक। ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, इस पूरी स्कीम को ही होल्ड ऑन कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो चुनाव आयोग एसबीआई से मिली जानकारी को साझा करे, यानी आम लोग अगर ये जानना चाह रहे हैं कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, तो ये पता करना अब संभव होगा, मुमकिन होगा। अभी तक यह संभव नहीं था। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें चुनावी बॉन्ड स्कीम पर ही रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहकर कि यह असंवैधानिक है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया था तो ये स्पष्ट कर दिया था कि जनता के अधिकार पर जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसी व्यवस्था ला करके जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से अप्रत्याशित तौर पर सीक्रेट रखा गया था। तो इस व्यवस्था को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस व्यवस्था को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है और रोक लगाते हुए ये कहा है ईसी को कि वो जानकारी साझा करेगा लोगों से और एसबीआई इस मामले में जो भी राजनीतिक चंदे की जानकारी होगा वो इसी से साझा करेंगे और कुल मिलाकर के 3 हफ्ते में ये प्रक्रिया शुरू की जानी है। तो अब इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और सीजीआई पहले ही अपना फैसला पढ़ते हुए कह चुके थे कि 2 राय हैं लेकिन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। तो यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था स्पष्ट कर दी है कि अब इस मामले में जनता अगर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगता है तो उसे जानकारी देनी होगी। जी समीर, बहुत बड़ी बात आपने बताई पीयूष और पूरा आपने एलाबोरेट किया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, क्या फैसला है। लेकिन एक बात बहुत अहम कही गई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसे 2019 से ये आंकड़े साझा करना होगा देश की जनता के सामने कि किस किस ने पैसा दिया और कहां से ये सोर्स रहा, क्या जरिया रहा, ये सब बताना होगा एसबीआई को।
जी जी बिल्कुल, देखिए 2019 अप्रैल से ये जानकारी अब एसबीआई को साझा करनी होगी। बात ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई तो उसमें ये कहा गया कि सरकार इसके जरिए जो चंदा दे रहा है उस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति विपक्ष को चंदा दे रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके पीछे एजेंसियों को लगा सकती है, क्योंकि एजेंसियों को जानकारी आसानी से हासिल हो सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जनता के साथ ये जानकारी साझा होनी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए, चूंकि जनता ही ये पैसा राजनीतिक चंदे के लिए देती है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था सरकार की ओर से लाई गई थी और उस इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अगर जनता की ओर से आरटीआई की जाती है तो उसके जवाब में उसे ये जानकारी मिलेगी कि राजनीतिक चंदा किस दल को दिया गया और कितना दिया गया। जी, और अब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा भी तो नहीं पाएगा पीयूष, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो अगर कोई भी चाहे तो एसबीआई जाता था, उसका नाम कहीं पेपर पर आता नहीं था। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जितने के भी इलेक्टोरल बॉन्ड बनाइए और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए उसको चंदा दे दीजिए। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई और साथ ही साथ 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला, यह भी अगर कोई जानना चाहे तो उसे पता चल जाएगा। यानी किस पार्टी को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला, यह जानकारी हमारे सामने अब आ सकती है, एसबीआई को देनी पड़ेगी। बिल्कुल सबीर, देखिए एसबीआई को अब पूरी जानकारी साझा करनी पड़ेगी और अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि भविष्य में जो चंदा होगा उसकी जानकारी आरटीआई के जरिए लोगों को हासिल हो सकेगी, जबकि जो 2019 से अप्रैल 2019 से ये व्यवस्था लागू की गई और उसके बाद से लोगों को ये जानकारी हासिल नहीं हो रही थी, उसे रद्द कर दिया गया है और एसबीआई को ये कह दिया गया है बेसिकली एसबीआई इसी के साथ साझा करेगा पूरी जानकारी और आरटीआई के जरिए ये जानकारी किसी भी व्यक्ति को जो देश का नागरिक है उसको हासिल हो सकेगी कि कहां कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दिया गया और कब दिया गया और कितना दिया गया। नहीं, ये जानकारी जो है ये एसबीआई के जरिए हासिल होगी या एसबीआई चुनाव आयोग को बताएगा? मतलब अगर मैं ये जानना चाहूं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया गया 2019 से अब तक, तो एसबीआई में ही आरटीआई लगानी होगी और एसबीआई ही क्या मुझे जवाब देगा या फिर चुनाव आयोग देगा? देखिए स्थिति स्पष्ट कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि एसबीआई पूरी जानकारी ईसी को देगा। अच्छा, अगर आप एसबीआई को भी आरटीआई भेजते हैं हाँ, तो एसबीआई वो आरटीआई जो है ईसी को भेज देगा अगर वो अपनी जानकारी साझा कर चुका होगा। अन्यथा एसबीआई बैंक से भी आप सीधे तौर पर आरटीआई के जरिए जानकारी मांग सकते हैं। हालांकि ये जरूर है कि ईसी के पास अब भविष्य की जो जानकारी होगी वो रहेगी, तो भविष्य में अगर आप आरटीआई करते हैं तो आपको चुनाव आयोग से ही सारी जानकारी हासिल करनी है। वो लिंक होगा ही चुनाव आयोग से। बहुत बड़ी बात आपने कही पीयूष। एक बात और, ये 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है। क्या पांचों जज इस बात पे सहमत थे कि ये असंवैधानिक है, ये प्रक्रिया, ये स्कीम ही असंवैधानिक है, या फिर बटा हुआ था फैसला, फिर उसके बाद फिर एक मत आया, बहुमत आया? देखिए ये सर्वसम्मति का फैसला था। जब सीजीआई ने फैसला पढ़ना शुरू किया तो सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये सर्वसम्मति का फैसला है। हालांकि इसमें 2 राय हैं और उस राय का जो निष्कर्ष है वो सीधे तौर पर एक ही जगह पहुंचता है, यानी कि ये जो 5 जजों की राय थी वो सर्वसम्मति की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5 जजों के फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है और इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए जो जनता के अधिकार पर अतिक्रमण किया जा रहा था उसके रास्ते को खत्म करते हुए अब जनता को ये अधिकार दे दिया है कि आरटीआई के तहत वो सूचना मांग सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करेंगी? वो अगर उन्हें पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और जिस तरह से ये व्यवस्था थी अब तक, अब क्या किया जाएगा? कुछ वैकल्पिक भी बताया गया है कि सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए पहले जो राजनीतिक दल सीधे तौर पर चंदा लेते थे और जब सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाई तो उसमें एसबीआई के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था। बाकायदे इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता था सरकार की ओर से कि कब और कितनी अवधि तक ये चंदा दिया जा सकता है। तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व की व्यवस्था थी यानी कि पुरानी जो व्यवस्था थी वो लागू होगी और पहले आप चुनाव आयोग के जरिए जानकारी हासिल कर सकते थे कि कितना राजनीतिक चंदा किस दल को मिला। तो ऐसी स्थिति में जबकि आरटीआई के जरिए आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो अब चुनाव आयोग को आरटीआई भेज करके भविष्य में आप
पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला और किस व्यक्ति ने दिया है। अभी तक ये जानकारी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था में नहीं मिल रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करते हुए इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया अपने फैसले में। जी अच्छा, इसके अलावा नकद चंदे की जो व्यवस्था है, चुनाव आयोग ने 20,000 से इसे 2,000 किए जाने की डिमांड की थी। तो अब क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो गए हैं, तो नकद चंदे जो हैं वो उनमें भी आने वाले वक्त में कुछ बदलाव हो सकता है। क्या ये माना जाए पीयूष, क्या ये संभव है, मुमकिन है? बिल्कुल समीर, देखिए अहम बात यह है कि ये नीतिगत फैसला होता है और चूंकि सरकार को करना होता है, लेकिन नीतिगत फैसले में भी ऐसे हर्डल्स नहीं रखे जा सकते, ऐसी मुश्किलें नहीं लाई जा सकती जिसमें जनता के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि आपको जानकारी साझा करनी होगी लोगों के साथ, देश के नागरिकों के साथ, लेकिन अब भविष्य में ये किया जा सकता है कि नगद। थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद उद्धव ठाकरे के पार्टी से। प्रियंका जी, किस तरह से आप देखती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सिर्फ असंवैधानिक नहीं कहा है, ये भी स्ट्राइक डाउन भी कर दिया है। और यहाँ तक कहा है कि मार्च तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि जितने अपार धन जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, 90% से ज्यादा फंड उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलते थे, तो वो कौन कौन ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस थे जिन्होंने अपार धन उनको दिया है और जुटाने का काम किया है और लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने का काम किया है। एक मोस्ट करप्ट टूल था बीजेपी के टूल किट में, जो आज स्ट्राइक डाउन किया है। एंड आई वेलकम दिस जजमेंट एंड आई होप कि आने वाले समय में इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी जो हम मांग कर रहे थे वो वापस से कायम होगी। जी, आपको लगता है प्रियंका जी ये निष्पक्षता आएगी, ये ट्रांसपेरेंसी आएगी अब इस बड़े फैसले के बाद? मैं उम्मीद करती हूँ, पर जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और सरकार का सवाल है, वो किसी और तरीके से भी इस तरीके का काम करने की कोशिश करेंगे। जनता को सतर्क रहना है और आई थैंक द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने इसमें स्टेप इन कर इस गैर संवैधानिक चीज को खत्म करने का काम किया है। प्रियंका जी, लेकिन ये फैसला जो है ये सिर्फ बीजेपी के लिहाज से इसे नहीं देखा जाना चाहिए, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर ये फैसला लागू होगा। आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक दल स्वागत करेंगे इस फैसले का? भाई साहब, मैं बीजेपी के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही अरुण जेटली जी ने ये किया था। उस समय पे भी हंगामा हुआ था कि जिस तरीके से कर रहे हैं कि अनलिमिटेड पैसा आ सकता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, ये भी बताने की जरूरत नहीं कौन उनको फंड कर रहा है, उसको स्ट्राइक डाउन किया। मैं बीजेपी इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि 90% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड, आप समझ सकते हैं इतने राजनीतिक पक्ष हैं, रीजनल पार्टीज हैं, हम एक रीजनल पार्टी के हैं, नेशनल पार्टीज हैं, उसमें से भी 90% इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते थे तो भारतीय जनता पार्टी को आते थे। तो भले ही सारी राजनीतिक पार्टियों को खुलासा करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को खुलासा करना पड़ेगा, पर 90% ये जो धन था इनके पास कारोबारियों का, कॉर्पोरेट हाउसेस का, और जो ब्लैकमेलिंग के माध्यम से होता था, हर तरीके से होता था, इनको खुलासा करना पड़ेगा। जी, अच्छा प्रियंका जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम बार बार ले रही हूं। नहीं, सभी वो तो सभी राजनीतिक दलों के लिए जिनको आ रहा था चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसी पर ही टिप्पणी की। एक बड़ी बात और कही प्रियंका जी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ब्लैक मनी था उसे व्हाइट करने का काम हो रहा था और इसीलिए ये फैसला आगे बढ़ाना जरूरी था क्योंकि बड़े स्तर पर ब्लैक मनी की आड़ में ये सब हो रहा था, अननोन पैसा जो आ रहा था उसकी ट्रांसपेरेंसी खोती जा रही। मैं फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहराऊंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 लाख का जुमला दिया था कि काला धन खत्म करेंगे, नरेंद्र मोदी जी का ये वादा था, और उसको फिर इलेक्ट्रल जुमलाबाजी करी थी। इन्होंने पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ करप्शन किया है, राइट फ्रॉम पब्लिक मनी को कैसे लूटते हैं सरकार गिराने के लिए, बनाने के लिए, और साथ ही साथ कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। ये कुछ नहीं था, ये सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है। काले धन को सफेद कर और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देकर इन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ करप्शन किया है, और ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र भोगी है कि पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल कर सरकार को गिराया गया और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड भी उसी का माध्यम बना। प्रियंका जी, लेकिन अब अप्रैल 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला ये एसबीआई को बताना होगा, तो आपको लगता है कि अब ये एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा? इसके लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आगे आएंगी? और इसकी खूबसूरती एक और है, नहीं अब तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को वो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और खूबसूरती ये है कि उन्होंने ये तक कहा है कि जो लेटेस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का है पैसा आया है वो रिफंड भी करना पड़ेगा।
इलेक्शन अप्रैल में है, मार्च में ये लोग ये जो काला धन की कारोबारी कर रहे थे, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ करप्शन कर रहे थे, उस पर रोक लगाने का काम किया है। मतलब अगर हिसाब नहीं दे पाए तो रिफंड भी करना पड़ेगा? नहीं, हिसाब के साथ साथ रिफंड भी करना है। जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अभी होकर गए हैं उसमें भी, हालांकि इसकी कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुई है प्रियंका जी, जो हमें जानकारी मिली है ये रिटर्न होगा पैसा, ये इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा। पीयूष पांडे अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो वो और डिटेल हमें दे सकते हैं। पीयूष, क्या ऐसा है क्या कि अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में गया ये तो बताना ही पड़ेगा, साथ ही साथ रिफंड का भी कुछ प्रोसेस है क्या, उसकी भी कुछ बात की गई है क्या? देखिए, अभी रिसेंट जो सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि एसबीआई में आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा दे सकते हैं, हाँ। वो पैसा राजनीतिक दलों को जो दिया गया है वो वापस देना होगा, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये 15 दिनों के अंदर करना होगा। अच्छा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 6 तक एसबीआई को सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजनी होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक हफ्ते के भीतर इसे सार्वजनिक कर देगा। यानी कि जो अप्रैल 2019 से लेकर के अब तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे लोगों के जरिए, यानी कि चंदा दिया गया था राजनीतिक दलों को, वो सारी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। आप ये मान सकते हैं कि मार्च मध्य तक ये सार्वजनिक हो जाएगी, यानी कि 3 हफ्ते कुल करीब 3 से 4 हफ्ते में ये सारी मतलब जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। पीयूष ब्यौरा देना होगा इसी दौरान जो जी पूरे 5 साल का ब्यौरा देना होगा अप्रैल 2019 से लेकर जी अप्रैल 2019 से ये बात शुरू होगी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसके जरिए मिला, क्या सोर्स रहा और कितना पैसा मिला। इसमें अननोन लोग भी उजागर हो पाएंगे पीयूष, क्योंकि बड़ी बात तो यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा है कि ब्लैक मनी की आड़ में जो हो रहा था उसे बंद करना जरूरी है। देखिए, जहां तक व्यवस्था का सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई अननोन व्यक्ति पैसा दे सकता है या नहीं, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी, उसमें साफ करना पड़ता था। ठीक है पीयूष, यहां पर थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाह रहे हैं। नलिन कोहली इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नलिन जी, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक करार दिया है, इसे रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ, कोर्ट में रोज रहता हूँ, तो कोई भी आदेश आता है वो मान्य होता है, उसको स्वीकारा जाता है। लेकिन विषय को देखिए, जजमेंट पढ़ के उस पर और एक गंभीर टिप्पणी आ सकती है, लेकिन मूल विषय ये जो स्कीम लाई गई थी सर कि चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, स्वच्छ पैसे हो, काला धन ना हो, उस प्रकार की चीजों को रोक करने के लिए लाया गया था। ऐसी एक सोच थी कि भाई जो व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल को पैसा देता है, चंदा देता है, उस पर दूसरे राजनीतिक दल का दबाव ना पड़े, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट की जाती थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये सारी चीजें बाहर होनी चाहिए, तो उन्होंने जजमेंट इसको दिया है। अब आगे जाके, क्योंकि ये तो हमें सोचना ही है कि भाई चुनाव में पारदर्शिता हो, स्वच्छ फंड्स हो, इस सब के तहत हमें देखना है कि आगे जाके अब क्या करना है। पारदर्शिता इस लिहाज से नहीं थी नलिन जी, कुल मिलाकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें, इस लिहाज से नहीं थी कि आरटीआई के तहत अगर कोई ये जानना चाहे कि भाई किस शख्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा दे दिया, तो पता ही नहीं चल सकता था। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई? एक कानून एक तरफ है, दूसरा कानून दूसरी तरफ है। हाँ। दूसरे कानून में पारदर्शिता से आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन उसका एक और विषय है, जानकारी लेने वाला कौन है? भाई ये भी तो हो सकता है ना, कोई व्यक्ति किसी की जानकारी लेना चाहे उस पर दबाव डालने के लिए। तो ये बड़े विषय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रक्रिया से सोच के अपना निर्णय दिया है, और मैं मानता हूं कि अगर आगे भविष्य में यदि सरकार चाहे, कोई एक नई स्कीम आनी चाहे, चुनाव आयोग के कोई इस पे विचार हो, संसद कोई नई प्रक्रिया के बारे में सोच के कानून लाती है, तो इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन कोहली जी, कुछ देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ी थी, वो बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि कितना पैसा आया, हिसाब होना चाहिए। नहीं, वो तो ऐसा है, ये जितने राजनीतिक दल हैं, अब प्रियंका चतुर्वेदी जी हो या कोई और हो, ये जितने राजनीतिक दल हैं, वो मोदी जी की सरकार के काम के सामने कोई विषय रख नहीं पाते, मोदी जी के नेतृत्व के सामने खड़े नहीं हो पाते, तो इसीलिए इधर उधर करके वो सारी चीजें been comprehensively allowed by the Supreme Court. So the assertion of the government was that... What will happen to those? So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds,
and all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political party. सर एक बार हिंदी में explain Any कर दीजिए। amount specified by the government got नहीं, अब back? हिंदी में एक बार बोल देते हैं। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं, पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि इस फैसले से आने वाले वक्त में कितना असर पड़ेगा और एसबीआई को सारी जानकारियां चुनाव आयोग से साझा करनी पड़ेगी और चुनाव आयोग को सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पर साझा करनी पड़ेगी लोगों के साथ। यानी 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है, ये पता लग सकेगा। आम इंसान भी ये पता लगा पाएगा। कुमार विक्रांत का जल्दी से रुख करते हैं। कुमार, कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट का? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा फैसला है। जी, लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े करती आई हैं। हाँ। ऐसे में जब ये फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत कर रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को और विपक्षी दलों को एक हथियार मिला है एक बार फिर सरकार को घेरने का। कांग्रेस के नेता कुछ ही देर में इसको लेकर के अपना आधिकारिक बयान सामने रखेंगे, लेकिन जो हमारी बात हो रही है उनसे उनका यही कहना है कि हम तो लगातार इसका विरोध करते आए, हम लगातार सरकार से कहते आए कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हम उसका स्वागत करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक और हथियार मिला है 2024 के चुनाव के पहले कांग्रेस को और विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का। बड़ी बात आप बता रहे हैं कुमार विक्रांत, एक और हथियार मिल गया है विपक्षी दलों को। आप बता रहे हैं कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है और शिवसेना की सांसद जुड़ी हुई थी प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना ने भी, उद्धव गुट ने भी इसका स्वागत किया। आपके साथ जी कुमार, बात कीजिए। जी बिल्कुल अजय कुमार जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया है कांग्रेस पार्टी की, और आप पूर्व सांसद हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय से जो है 3-4 बातें जो सामने आ रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके कंपनी एक्ट को बदल दिया था। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल चीज 2-3 बातें बताऊंगा। कंपनी एक्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आप अगर किसी तरह का राजनीतिक जो है डोनेशन करते हैं तो आपको उस जो है सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। पहले मोदी जी और उनके सरकार ने इस सेक्शन को हटा दिया। पहला मतलब कोई भी कंपनी, अदानी जी और कुछ भी पैसा दे सकते हैं अपना और फिर माइंड ले सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कंपनी एक्ट बदला तो वो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया। दूसरा बोले कि ये जो राइट टू प्राइवेसी कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे,
इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप इतने बड़े रकम ले रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति से, फिर तो आप इस देश की जनता के ऊपर जो है अत्याचार करने के लिए उसका कोई अब आप किसी उद्योगपति अगर कोई पैसा दे रहा तो कोई अपना काम कराएगा सरकार से, तो ये देश की राजनीति के, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, 2 इश्यूज हो गए। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये मान्य नहीं रखता है, क्योंकि अगर आप राजनीति में इतने बड़े पैमाने में पैसे दे रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव जो है वो इस देश के लोकतंत्र पर भयंकर होगा। दूसरा, कंपनी एक्ट में आपने जो है, आप देख लीजिए, कंपनी किसी को भी दे सकते, पहले हमारे समय में वो सार्वजनिक करना पड़ता था। बीजेपी छुपाने के लिए एक संशोधन ले आए कंपनीज एक्ट में, वो भी गैर कानूनी। तीसरा, उन्होंने कहा कि 2019 से जितने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड है आप सार्वजनिक कीजिए इलेक्शन कमीशन को कि किस किस ने क्या दिया है। इस देश में एक भूचाल इसलिए आएगा कि उद्योगपति करोड़ों लेकर के जो या तो किसान को दबा रहे हैं, आदिवासी को दबा रहे हैं, या मजदूर को दबा रहे हैं, माइंस लिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी उद्योगपति एक हाथ में देता है और दूसरे हाथ में जो है करोड़ों हाथ उखाड़ के ले जाता है। उद्योगपतियों से चंदा तो आप लोग भी लेते हैं ना? सार्वजनिक कीजिए। हम तो बोलते हैं कि हम लेते हैं तो उसको सार्वजनिक नाम बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 25,000 के तो जो है आपका 25,000 वाले को पॉलिटिकल पार्टीज का डोनेशन अजय तो कुमार के ऊपर बता रहे जो है थे कुमार विक्रांत के साथ कि ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था इस पर नकेल कसी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, स्ट्राइक डाउन किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ही पर ही रोक लगा दी गई है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, असंवैधानिक बताया गया है। रामकृपाल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए और आनंद प्रकाश पांडे मेरे सहयोगी भी जुड़ गए। रामकृपाल जी, मैं आपके साथ आपके पास आ रही हूँ कमेंट के लिए कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस हो या सीपीआई हो वो विरोध कर रही थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि ट्रांसपेरेंसी हो, यही बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी। देखिए, अच्छा है, उच्चतम न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तो पूरे देश के लिए उसको, पूरे देश में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो इस फैसले पर बहुत लोग खुश हो रहे हैं, उनकी खुशी कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि ये फैसला किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है, न विपक्ष के पक्ष में है, न सत्ता पक्ष के पक्ष में है। ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है। और इस देश में देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था वो इसलिए था कि काले धन का उपयोग इतना बढ़ गया था जी। आज अजय जी जैसे कह रहे थे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तो क्या ये कांग्रेस कह सकती है कि काले धन का उपयोग नहीं किया गया था? किस किस तरह सब कारपोरेट वर्ल्ड, एक बात तो आप जान लीजिए, कहने के लिए होता है, देखिए, जीतने वाले घोड़े पर ही सब लोग दांव लगाते हैं, ये जनरल नियम है। जो सत्ता में बैठा हुआ है, जिसको लोग देखते हैं, चाहे वो कारपोरेट हो चाहे जनता हो आम, जब उनको लगता है कि ये सरकार सही काम कर रही है और यही सरकार आने वाली है, तो निश्चित तौर पर उसको चंदा ज्यादा मिलेगा। रामकृपाल जी, लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है कि अपना काम निकलवाने के लिए सत्ता में जो पार्टी है उसे चंदा दिया जाए और फिर अपना काम निकलवाया जाए, तो एक तरह की पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अब आएगी क्या? क्योंकि अब तो पता लग जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया। देखिए, जो एलिगेशन है कि जिसने चंदा दिया है उसका कोई काम हुआ है क्या? अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल आज की तारीख में वो कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जा सकता है और ये कह सकता है कि इसके एवज में इनको ये मिला। तो उसके लिए तो सरकार तैयार है, बताइए। लेकिन ये बता दूं आपको कि बिना चंदे के कोई पार्टी अपने बूते पर, इसीलिए हो रहा था कि सरकार इसको एक कोर्स बनाया जाए। लेकिन अब चीजें डिस्क्लोज होकर सामने आएंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और ये ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद की जा सकेगी उनके सुप्रीम कोर्ट के, देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद। मैं जल्दी से आनंद प्रकाश पांडे आपके पास, और कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त कपिल सिब्बल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल सिब्बल साहब, आपका पहला रिएक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक, पूरी स्कीम पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे न्यायाधीशों को कि उन्होंने ये अहम फैसला दिया है। इससे ये साबित हो गया है कि जो भाजपा है, इन्होंने इस स्कीम द्वारा लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा किया। अच्छा, और इतना पैसा किसी के पास भी हो तो अपने आप में मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को ही बड़ा भारी खतरा है। और इसी वजह से इन्होंने उस पैसे के द्वारा अपने दफ्तर बनाए होंगे, इस पैसे के द्वारा
आरएसएस के दफ्तर बनाए होंगे अपने इस पैसे के द्वारा, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया होगा इस पैसे के द्वारा, सरकारें गिराई होंगी। आपको मालूम है कई सरकारें इन्होंने गिरा दी जो जनता ने चुनी थी। तो इस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है वो अभी साबित हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो स्कीम जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों ने कहा है कि 3 हफ्ते में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि कौन कौन लोगों के बॉन्ड आए थे, किसके नाम पे आए थे, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद दैट मीन्स 13 मार्च को ये जो सारे नाम हैं ये जनता के सामने तो इसे आप सिर्फ बीजेपी से ही जोड़कर क्यों देख रहे हैं? ये तो मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू होगा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना आया सबको बताना होगा। बीजेपी को गया है ना, सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को गया है ना। साहब यही बात डिस्क्लोज होगी शायद, सॉरी यही बात डिस्क्लोज होगी 3 हफ्ते में, जो एसबीआई अपनी वेबसाइट पर भी करेगा और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी होगा। ये डायरेक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो हमें सब पता चल जाएगा किसको क्या क्या गया है और किस किस्म का क्रिट को, बिकॉज ये सारे जो उद्योगपति हैं इन्होंने ही पैसा दिया होगा। और फिर ये भी पता चल जाएगा कि ब्लैक मनी कैसे द्वारा बाहर से आकर लेजिटिमेट मनी है, मतलब के। और साथ में सबसे अहम बात यह है कि अब क्योंकि 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इनके पास है, तो और एक मैं समझता हूं कि हमें सारे विपक्ष को इकट्ठा होकर एक राष्ट्रीय मूवमेंट शुरू करनी चाहिए कि किस तरह से बीजेपी ने सारे लोकतंत्र को इतना पैसा इकट्ठा करके खतरे में डाल दिया। कितना पैसा कांग्रेस को आया, कितना पैसा सीपीआई को आया, बाकी राजनीतिक दलों को आया, ये सब अरे सामने भैया आप कांग्रेस आप सबको होना चाहिए। मैंने कौन सी कहा कि बीजेपी को आया ना 5-6 हजार करोड़ रुपया आया ना कि नहीं, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बाकी दलों के का पता नहीं करना चाहिए, सबका पता होना चाहिए। सरकारें हाँ बिल्कुल, हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं, बट जितना सबसे ज्यादा पैसा तो भाजपा को गया ना, तो आप मुझसे यूं सवाल कर रहे हो कांग्रेस का, सभी राजनीतिक दलों को क्यों? अगर स्कीम आएगी तो निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा और दुरुपयोग भी होगा। आपको लगता है सिब्बल साहब कि जिस तरह से अब अप्रैल 2019 से लेकर अब तक एसबीआई को यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने चंदे गए, तो ये ऑपोजिशन को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है क्या? बहुत बड़ा, और चुनाव से पहले और निश्चित रूप से एक बड़ा भारी राष्ट्रीय अभियान शुरू होगा इसके द्वारा। अच्छा, और आपको लगता है कुछ पारदर्शिता आएगी? क्योंकि जब कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई तो उसके पीछे भी रीजन यही दिया गया था कि भाई पूरे प्रोसेस में हम चाहते हैं पारदर्शिता है। नहीं, ये तो कह रहे थे कि हम ब्लैक मनी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तो इसका तो ब्लैक मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सारा व्हाइट का पैसा है, तो ब्लैक मनी का क्या ताल्लुक है इसमें? और इसका इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये पैसा इलेक्शन में तो खर्च हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन में तो कोई भी उम्मीदवार लोकसभा का वो 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, और कोई उम्मीदवार एमएलए 45 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, वो तो अपने खर्चे दिखाता है। तो ये पैसा तो केवल भाजपा और बाकी पार्टियों को गया ना। तो सिब्बल साहब आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि वकील भी हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो जानकारी आएगी सामने आएगी उसके जरिए बड़े खुलासे हो पाएंगे, आपको लगता है? निश्चित रूप से जो क्या क्विड प्रो हुआ, किसने क्या दिया, किसको क्या लाइसेंस मिला, उसकी वजह से कैसे उनके हक में फैसले हुए, सब पता चल जाएगा। ठीक है कपिल सिब्बल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हमसे बात कर रहे थे, वरिष्ठ वकील हैं, और वो एक बड़ी बात जो कह रहे हैं वो ये कि ऑपोजिशन के हाथ में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, एक बड़े हथियार के तौर पर इसे कपिल सिब्बल साहब देख रहे हैं कि विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे प्रोसेस पर, स्कीम पर तत्काल प्रभाव से अदालत ने रोक लगा दी है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी। मनीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, पहला रिएक्शन आपका, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लगा दी है रोक। ठीक फैसला है, उचित फैसला है और संविधान के अनुसार फैसला है। तो इससे लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति विशेष ने या किस कंपनी ने कितना पैसा दिया था। ठीक फैसला है। जी,
मनीष जी, एक बात बहुत अहम सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है, हाईलाइट किया गया है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस में इस पूरे स्कीम में जो कैश कंपोनेंट भी रहा उस पर उसे रिड्यूस करने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है और उच्चतम न्यायालय ने सही बात कही है। देखिए, हर लोकतंत्र में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो या कोई और देश हो, ये जो राजनीतिक प्रक्रिया की फंडिंग है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ब्लॉक से लेके राष्ट्र स्तर तक किस तरह से फंडिंग होती है, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं, ये एक चुनौती भारत में नहीं है, सारे लोकतांत्रिक देशों में है। अमेरिका में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपर पीएसी जो एक डोनेशन का जरिया था उसको वैध करार दिया था, उसके ऊपर भी बहुत विरोधाभास अभी तक चल रहा है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की जो फंडिंग है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जी, क्योंकि मनीष जी, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा, ये याचिका कांग्रेस की तरफ से ही गई थी कि इस मामले में जो स्कीम के तहत पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती। देखिए, ये जो याचिका थी, ये याचिका उन लोगों ने दायर की थी जो लोग इस देश में सूचना के अधिकार का कानून लेके आए थे। तो हमारी तो सदा से ये मानना रहा है कि हर प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। और आज जब उच्चतम न्यायालय ने की खंडपीठ ने मेरे ख्याल 4:1 फैसला सुनाया है, तो फैसला पढ़ना पड़ेगा, उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। पर जितनी जानकारी आपने दी है या आपके जैसे और दोस्तों ने दी है, उससे तो ये लगता है कि ये सही फैसला है। मनीष जी, अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, जैसा कि मैंने कहा, पारदर्शिता और ज्यादा पूरे प्रोसेस में हो, इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई। लेकिन इस मामले में पारदर्शिता तो नहीं थी कि भाई आप पता कर सकें कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन सा शख्स किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे रहा है। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो इस फैसले के प्रोज एंड कॉन्स दोनों क्या आने वाले वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज के को झेलने होंगे या उनका सामना करना होगा, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या तैयार है? देखिए, प्रोज एंड कॉन्स जो भी होंगे वो तो फैसला संज्ञान में लेने के बाद, सही से पढ़ने के बाद इसके ऊपर कोई राय दी जा सकती है। अब तो मोटी मोटी बात ये है कि जो स्कीम सरकार लेके आई थी, उस स्कीम को उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया है। और चुनाव आयोग को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ये स्कीम चला रही थी, उनको ये निर्देश दिया है कि जितना पैसा जिस राजनीतिक दल को, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए TV9 भारतवर्ष से। और बड़ी बात उन्होंने कही, खास तौर पर सबसे पहले कपिल सिब्बल ने भी कहा, मनीष तिवारी ने भी कहा कि ये पूरा मामला ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत आता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, कोई वकील इस वक्त बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, मर्जी आदमी अमाउंट पार्टीज को फंडिंग जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक काला धन ही था। क्योंकि अगर आप वाइट मनी देते हैं तो वाई नॉट, नाम डिस्क्लोज और अमाउंट डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक लिमिटेड धनराशि, जो अनलिमिटेड जो सोर्सेस थे फंडिंग के, वो इससे रुक जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन में। तो कुल जया जी हमारे साथ जो इस मामले में याचिका करता है, और वरुण ठाकुर जी जो इस मामले में वकील हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो अब पॉलिटिकल जो फंडिंग होती थी उसमें राजनीतिक दलों के साथ जो भेदभाव होता था, और दूसरी अहम बात यह थी कि जनता को कोई अधिकार नहीं था कि वो जानकारी हासिल कर सके, अब ये दोनों अधिकार बहाल हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते में ये सारी चीज़ें सार्वजनिक करनी होंगी, और 6 मार्च तक एसबीआई को ये जानकारी, पूरी जानकारी जो 2019 अप्रैल 2019 से लेकर के अब तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया गया है उसकी जानकारी मौजूद है, उनसे जरा ये भी बात कर लीजिए कि इस फैसले के बाद क्या पॉलिटिकल पार्टीज को किसी तरह की कोई व्यवहारिक दिक्कतें भी होंगी क्या? मतलब अब तो पता किया जा सकेगा कि भाई किसने कितना चंदा किस पार्टी को दिया, 2019 से अब तक के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, तो किस कंपनी का किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान रहा, ये बात डिस्क्लोज हो जाएगी। तो क्या ये ठीक होगा या फिर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं इसमें?
देखिए समीर, मैंने ये अहम सवाल पूछा था जो आपने अभी मुझसे पूछा है और वरुण ठाकुर का जवाब ये था कि इस मामले में राजनीतिक दलों को भले ही कोई दिक्कत आए, लेकिन जनता के सामने ये सार्वजनिक होना चाहिए कि आखिर किस राजनीतिक दल को, जो सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है, उसे कितना राजनीतिक चंदा मिल रहा है और किस व्यक्ति से मिल रहा है और किस तरह से मिल रहा है। क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था थी, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लाई गई थी, लेकिन सवाल ये था कि जनता को ये नहीं जानकारी हासिल होती थी कि आखिर किसने कितना चंदा दिया, और दूसरी तरफ एजेंसियां ये जानकारी आसानी से हासिल बड़ी कर बात सकती यह है थी कि जनता सर्वोपरि विपक्षी है। दल में किसको कितना चंदा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अपने बड़े फैसले में ये बता दिया है कि जनता सर्वोपरि है और जनता का ये अधिकार है ये जानना कि किस पार्टी को कितना पैसा आता है, किसके जरिए आता है। एक बहुत बड़ा फैसला